Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. Like I promised, I will be covering every single previous year question of the prelims from 2013 to 2024 on YouTube. This is the second video of that series. अब इस वीडियो को आराम से बैठ के बिल्कुल ऐसे नेटफ्लिक्स की तरह पॉपकॉर्न खाते हुए बेड पे लेट के नहीं देखना है. Participate in this video and participate actively. The moment you see a question, pause the video, try to solve and then see the explanation. अब ये आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, देयर विल बी 50 क्वेश्चंस इन द वीडियो टुडे. ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं इन आवर स्टेप इनिशिएटिव. एज यू नो, स्टेप इज द फ्री गाइडेंस प्रोग्राम दैट आई एम रनिंग फॉर प्रीलिम्स 2025. उसमें जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सो देयर इज नो एक्सक्यूज. यू शुड आइडली नो ऑल ऑफ देम. ट्रीट दिस लाइक अ प्रॉपर टेस्ट एंड डू कमेंट योर स्कोर इन द कमेंट्स बिलो. और बाकियों का भी स्कोर देखना टू सी व्हाट आवर प्रोग्रेस हैज बीन सो फार. At least previous year questions में we should be getting 80% above, right? Let's get started. आज हम इकोनॉमी के क्वेश्चंस करेंगे. There will be 50 questions today. So let's get started. Treat this like a test. This is economy part 2. 50 questions we will be doing. See the question, pause the video, try to solve and then see the solution. आराम से पॉपकॉर्न खाते खाते ये वीडियो मत देखना. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जस्ट पॉजिंग फॉर 1 सेकेंड ताकि आप वीडियो पॉज करके खुद से आंसर ढूंढ लो. अब फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, दिस इज इनकरेक्ट. ये नहीं है, राइट? इट अब कौन सी मिनिस्ट्री है ये आप मुझे बताओगे. इफ अमंग अदर थिंग्स विल ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी, बिल्कुल करेक्ट. अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू NSQF, बिल्कुल करेक्ट. एक्चुअली अगर मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को देखूं, एंड आप यहाँ से देख सकते हो कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम कैसे पढ़नी होती है. PMKVY has two components. One is short-term training, one is recognition of prior learning. अब recognition of prior learning में क्या है? That जो लोग who have acquired skills through informal sector, जिनके पास education नहीं है, they have not taken formal education, उन्होंने किसी कॉलेज में जाके skills नहीं acquire किए. Let's say some of their family members taught them or on the job they learned certain skills, but they don't have a certification. इन लोगों को हम एक सर्टिफिकेशन देंगे. वी विल सर्टिफाई देम. अब इनको सर्टिफाई करने के लिए देयर नीड्स टू बी अ फ्रेमवर्क. ये देखा तो जाएगा क्या ये स्किल्स सफिशिएंट हैं या नहीं. इसके लिए देयर इज अ फ्रेमवर्क कॉल्ड नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. अब सर्टिफाई करने के लिए आपको इनका टेस्ट भी लेना पड़ेगा. व्हाट इफ दे फेल दिस टेस्ट? व्हाट इफ दे फेल दिस टेस्ट? इफ दे फेल दिस टेस्ट वी आर गोइंग टू डू समथिंग कॉल्ड ब्रिज कोर्सेस. तो ये है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग. इस पे भी अभी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा. NSQF पे भी अभी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा. अब दूसरी चीज़ है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग. अब देखते हैं हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में क्या करते हैं. तो दीज आर माई नोट्स ऑफ इकोनॉमी ओनली. शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में क्या करते हैं? वी टेक ड्रॉप आउट्स और अनएम्प्लॉयड, वी गिव देम इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स एज पर NSQF, प्लस वी गिव देम सॉफ्ट स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी. अब कौन देगा ये? ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ KVY. तो कौन से हैं ट्रेनिंग सेंटर्स? कौशल विकास केंद्र, स्किल हब्स या प्राइवेट प्रोवाइडर्स के घर भी जा सकते हैं. एंड व्हाट नेक्स्ट? वी गिव देम प्लेसमेंट असिस्टेंस. So this is basically the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Policy is made by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, so it's not an initiative of Ministry of Labor. Regulation is done by NCVET, implemented by NSDC. अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है. अब इससे रिलेटेड ना और बहुत चीज़ें हैं. देयर इज द नेशनल करियर सर्विस. अभी यहाँ पर आपको दिखेगा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, NSQF क्या है इसका, नेशनल करियर सर्विस में क्या है. इस पे आपको बहुत क्वेश्चंस दिखेंगे. सो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स बाय द UPSC बिकॉज स्किलिंग इज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव. अब ये हमने पढ़ लिया. अब बाकी क्वेश्चंस में मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा. यू शुड बी एबल टू गेट द अदर आंसर्स राइट. नाउ सॉल्व दिस. ये हमने देख लिया. सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग. आंसर इज 2 and 3. Solve this question now. Recognition of prior learning. Now you should be able to get this answer. I will not explain. Again, the most appropriate answer here is this one. It is not only for construction workers, but अगर आप बाकी options देखो, right? Recognition of prior learning. नाम से ही clear है. Prior learning, learning that you have acquired in informal sector और traditional channels, उनको हम certify करेंगे on the basis of NSQF. क्योंकि एक framework तो चाहिए ना ये बताने के लिए कि देखो इनका जो skills हैं वो इस level के हैं. This, if you can perform all these tasks, only then you will be called a skilled वीडियो एडिटर फॉर एग्जाम्पल और अ स्किल्ड कारपेंटर फॉर एग्जाम्पल. आगे चलते हैं. थर्ड, नेशनल करियर सर्विस. अब ये क्वेश्चन देखो. आई होप यू हैव पॉज्ड एंड ट्राइड टू सॉल्व.
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का नहीं है। डीओपीटी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लुक्स आफ्टर द पोस्टिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द डीओपीटी, दिस इज द जॉब ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने क्यों किया ये? बिकॉज नेशनल करियर सर्विस का जो काम है दैट इज एक्चुअली टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इंडियाज लेबर मार्केट। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ इंडियाज लेबर मार्केट। अब इम्प्रूव एफिशिएंसी करने से क्या होगा? विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस व्हेन वी इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ लेबर मार्केट? ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, दिस आई विल नॉट टेल यू। बट नेशनल करियर सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन अ मिशन मोड टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अनएजुकेटेड यूथ ऑफ कंट्री। ये काम नहीं है नेशनल करियर सर्विस का। जस्ट बिकॉज द स्टेटमेंट लुक्स राइट, इट इज नॉट राइट। National Career Service is a portal which connects everyone together. It is simply a portal where all stakeholders, कौन से stakeholders? Job seekers, employers, placement organizations, training providers, they all come together on this comprehensive platform for job matching, career counseling and skill enhancement, right? So this is a free of cost service. That is what National Career Service is. This जो यहाँ पर लिखा है ये डायरेक्टली देखा जाए तो नेशनल करियर सर्विस का काम नहीं है। It is to improve the efficiency of the labor market to solve a particular type of unemployment. वो कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो आप मुझे बताओगे। तो आंसर हियर शुड बी नीदर वन नीदर टू। आगे चलते हैं, एनएसक्यूएफ भी आ गया। स्किलिंग इनिशिएटिव्स पे गवर्नमेंट बहुत क्वेश्चंस पूछती है। एनएसक्यूएफ कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं अब ये आप बताओगे। अब देखो, अ लर्नर कैन अक्वायर सर्टिफिकेशन फॉर कॉम्पिटेंसी ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग। ये तो हमने अभी देखा कि अगर आप रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम में जाओ तो भी एनएसक्यूएफ के बेसिस पे ही सर्टिफिकेशन मिल रही है। और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग तो इनफॉर्मल सेक्टर का है, राइट? इनफॉर्मल लर्निंग ट्रेडिशनल लर्निंग को रिकॉग्नाइज करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट देते हैं, आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनएसक्यूएफ इज मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन। बिल्कुल, अगर आपने वोकेशनल एजुकेशन ली थी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ली थी, इनफॉर्मल ट्रेडिशनल एजुकेशन ली थी, आपको यहाँ से सर्टिफिकेशन मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एनएसक्यूएफ। अब अगर आपको फर्दर फॉर्मल जनरल एजुकेशन में जाना है तो आप जा सकते हो, बिकॉज यू विल ऑलरेडी हैव अ सर्टिफिकेशन। एक एग्जैक्टली करेक्ट एग्जाम्पल नहीं है बट एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आई हैव अ ट्रेनिंग दैट इज सफिशिएंट टू बी बीए इन इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो मैं इसको सर्टिफाई करा लूँ पहले रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग से अंडर एनएसक्यूएफ, और फिर मैं सीधा जनरल एजुकेशन में जाके एमए कर लूँ। दिस इज नॉट द करेक्ट एग्जाम्पल बिकॉज BA इज इटसेल्फ फॉर्मल एजुकेशन, बट आई होप आपको आइडिया समझ आ गया होगा कि आप अपनी पुरानी को सर्टिफाई करा लो, अब यू कैन हैव मोबिलिटी टुवर्ड्स जनरल एजुकेशन ऑल्सो। तो आंसर हियर शुड बी 2 ओनली। आगे देखते हैं, विद रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। अब डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया वाज इन द न्यूज ऑल्सो एट दैट टाइम, तो दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट टू सॉल्व। बिल्कुल इसका पर्पस है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC ST एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स, और रीफाइनेंस भी यहाँ पर सिट भी ही देता है। तो आंसर हियर शुड बी बोथ 1 and 2, नथिंग डिफिकल्ट टू डू हियर। आगे चलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स। अब ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इफ यू हायर समवन न्यू, आज लेट्स से एक कंपनी में 100 वर्कर्स हैं एंड दिस कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 120 चेयर्स। यू हायर द नेक्स्ट वर्कर, 101 वर्कर्स कर दिए, तो भी कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 120 चेयर्स। दिस इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस एक एक्स्ट्रा वर्कर की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने इसको हायर किया, कोई ज्यादा प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज नहीं हुआ। दिस एक एक्स्ट्रा इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड मार्जिनल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी ऑफ वन मोर। तो एक एक्स्ट्रा वर्कर हायर किया तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी में कोई इंक्रीज नहीं आया। 100 लोग काम कर रहे हैं तो भी 120 चेयर्स, 101 लोग काम कर रहे हैं तो भी 120 चेयर्स। तो ये जो एक एक्स्ट्रा पर्सन आया, दिस डज नॉट इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एट ऑल, सो द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन वेरी कॉमनली इन फार्म सेक्टर इन इंडिया। आपने देखा होगा कि एक फार्म पे 6 लोग काम कर रहे हैं एंड दिस फार्म इज प्रोड्यूसिंग 1000 kg ऑफ व्हीट, लेट्स से। अगर यहाँ पर 4 लोग काम करते तो भी ये फार्म 1000 kg ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करता। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा हैं,
इनकी खुद की प्रोडक्टिविटी क्या है? जीरो. दे आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड. आपको लग तो रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली दे आर अनएम्प्लॉयड. तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो. आगे चलते हैं. अब ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है. पॉज एंड ट्राई एंड सॉल्व. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ? आंसर हियर इज डायरेक्टली लेबर ब्यूरो. अब लेबर ब्यूरो एक टाइप का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी निकालता है. इट टेक्स आउट वन सीपीआई नंबर. वो सीपीआई नंबर कौन सा है? विच सीपीआई नंबर इज कैलकुलेटेड बाय द लेबर ब्यूरो? ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है. आंसर हियर इज लेबर ब्यूरो. आगे चलते हैं. एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स Central Amendment Rules 2018, no notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary workmen. If rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firms or companies to lay off workers. इस क्वेश्चन को देखते हैं. First statement, no notice of termination of employment is necessary in the case of temporary workmen. Yes, of course, that is why they are a temporary workman. टेम्पररी वर्कमैन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द आईज ऑफ द लॉ? हम जनरल इंटरप्रिटेशन से नहीं जाते. दीज आर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और जॉब वर्कर्स. दे आर गिवन अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट और अ जॉब कॉन्ट्रैक्ट. बेसिकली लेट्स से आप किसी को एक काम कहो दैट यू हैव टू पेंट द वॉल्स ऑफ माई हाउस. So it is a job contract. You paint the walls of my house and I'll pay you certain money. When these walls are painted, जब ये painting complete हो जाएगी, when the job is complete, the work is done and the temporary workman now will go and do some other job, some other place. तो यहाँ पर आपको कोई termination of employment का notice नहीं देना है. This is what contractual worker means. तो ये तो सही है. दूसरा देखते हैं fixed term employment. What is the meaning of the word fixed term employment? देखो, fixed term employment की क्या कहानी है? Employment is generally for life. Employment is supposed to be for life unless you can be removed because of non-performance, lack of discipline, some fraud, etc. अब employment में लोगों को remove करने के लिए firms को बहुत problem होती थी and sometimes firms do need to remove people for their profitability, for their growth, if they want to pivot to some other sector, etc. तो अब क्या problem है? Because removal was a problem, because firms did not get to remove their employees easily. बहुत सारा compliance burden होता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फर्म्स ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को हायर करना स्टार्ट कर दिया कि चलिए कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को हायर कर लेते हैं. इवन रेगुलर काम के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को हायर करना शुरू किया. अब इससे प्रॉब्लम क्या है? दैट व्हेन यू हायर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स यू डू नॉट पे फॉर देयर प्रोविडेंट फंड, यू डू नॉट गिव देम हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एग्जाम्पल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक सोल्यूशन निकालते हैं कॉल्ड फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट. यू कैन टेक एम्प्लॉयमेंट, आप उनको हायर करो प्लीज फॉर्मली, आप इनफॉर्मली हायर मत करो, आप फॉर्मल हायरिंग करो. राइट, यहाँ पर इस तरह की इनफॉर्मल हायरिंग मत करो, आप फॉर्मल हायरिंग करो, बट यू डू इट फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम. तो आपने फॉर्मल हायरिंग कर ली फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ 1 ईयर. तो अब आपके लिए ले ऑफ भी ईजी है और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है बिकॉज एम्प्लॉयज विल गेट ईपीएफओ बेनिफिट्स, टीडीएस विल बी डिडक्टेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो आंसर हियर शुड बी बोथ 1 and 2. आगे देखते हैं. 2021 प्रीलिम्स का क्वेश्चन, एक्चुअल टफ क्वेश्चन, बट यहाँ पर मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा. लास्ट टाइम इस वीडियो की सीरीज में मैंने आपको बताया था कि लेबर कोड्स एक बार पढ़ लो. लेबर कोड्स इंपॉर्टेंट हैं. लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में उनका मेंशन है. लास्ट ईयर के GS3 के मेंस में लेबर कोड पे क्वेश्चन आया है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर ऑल्सो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, डायरेक्ट लेबर कोड्स का क्वेश्चन है. आंसर हियर देखते हैं क्या होगा. कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर EPFO कवरेज. नो, इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है. EPF coverage is not given to all casual workers. There are specific conditions where EPF coverage is there. अब वो conditions क्या हैं? लेबर कोड्स की मैंने एक PDF भी आप लोगों के लिए अपलोड की थी. वो क्या है वो आप मुझे बताओगे. दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payments. Yes, this is a provision in the Code of Wages. कोड ऑफ वेजेस में डायरेक्टली ये प्रोविजन लिखा हुआ है और जो नोट्स मैंने अपलोड किए थे उसमें भी ये चीज़ लिखी थी. Government can by notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. Again, a direct provision given in the Code of Wages. So this is also correct. Answer here is 2 and 3 only. ये इसके बारे में प्लीज पढ़ना. लेबर कोड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर ऑल्सो. अब
In India, official poverty lines are higher in some states than in others because. ये क्वेश्चन देखते ही try to remember now how are poverty lines constructed. यहाँ पर एक बहुत लंबी कहानी है, starting from दांदेकर and रथ कमेटी to then अलग साहब वाई के अलग कमेटी, then इसके आगे लकड़ावाला कमेटी, then तेंदुलकर कमेटी, then रंगराजन कमेटी. Poverty in India is calculated on the basis of Tendulkar poverty line, on the data of household consumption expenditure survey, on the basis of mixed recall period, and on the basis of head count ratio. ये सारे टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए. अगर आपको इन सारे टर्म्स का मतलब पता है, then you will know that in various states there are various poverty lines, because when we construct the poverty line basket in various states, the price levels will vary and the consumption patterns will also vary, and therefore poverty lines will be different across states. Then answer is B. ये देखते हैं. अब पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, लेट्स टॉक अबाउट दीज असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को एड्रेस कैसे करना होता है. देखो, जब इसमें पहले तो इन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं. यूपीएससी ने अब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है. फर्स्टली लेट्स जस्ट सी दी ऑप्शंस. अभी क्वेश्चन छोड़ो. Statement 1, Statement 2 are correct and Statement 2 is the explanation. Statement 1, Statement 2 are correct and Statement 2 is not the explanation. Statement 1 is correct but Statement 2 is incorrect. 1 is incorrect but Statement 2 is correct. इससे हमें क्या पता चलता है? At least one statement is correct. ऐसे ऑप्शंस में at least one statement is correct. तो अगर हमें इन दोनों में से कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गई, if we know that Statement 1 or Statement 2, if either of them we find that it is incorrect, हमें लगा चलो कि स्टेटमेंट 1 गलत है मान लीजिए, तो सीधा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है. तो इफ वी नो वन इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. दूसरी चीज, सेकंड थिंग हियर इज, अब ये वाले ऑप्शंस देखते हैं ए और बी. यहां पर कंफ्यूजन होती है कि स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 2 या नहीं. अब ऐसे क्वेश्चंस ना एम्स के पेपर में बहुत आते थे व्हेन आई वाज इन माय AIPMT डेज. तब एम्स के पेपर में, एम्स का तब पेपर अलग होता था, एंड सच क्वेश्चंस केम अ लॉट एट दैट टाइम. तो इसका तरीका क्या होता है? Write statement 1 or say statement 1 in your head. Add the word because. यहाँ पे बोलो because and then say statement 2. जैसे इस क्वेश्चन को अब देखते हैं. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rates hike. This is a correct statement. Directly 2022 के इकोनॉमिक सर्वे से उठाई हुई स्टेटमेंट है. Because central banks generally assume that they have the ability to counteract rising consumer prices via monetary policy means. बिल्कुल सही लग रहा है. तो यहां पर आंसर होगा ए. इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑलवेज ट्राई टू ऐड बिकॉज. अगर आपको इनमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इज इट द राइट एक्सप्लेनेशन और नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन, ऑलवेज यूज द वर्ड बिकॉज एंड दैट विल सॉल्व द क्वेश्चन. आगे चलते हैं. Which one of the following activities of the Reserve Bank of India is considered to be part of sterilization? Market sterilization scheme. This is a special type of open market operations done by the Reserve Bank. कैसे होता है market sterilization scheme and what happens here? Let's say Amazon wants to invest some $10 billion in India, right? Amazon $10 billion इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है. तो Amazon के पास डॉलर्स हैं. It will need to convert its money first. So Amazon let's say goes to SBI. जब Amazon SBI के पास गया तो क्या हुआ? The moment Amazon went to SBI, Amazon gave them $10 billion and got let's say 800 billion rupees. And they invested them in India. Now SBI has excess $10 billion. अब SBI क्या करेगा डॉलर्स का? SBI will give these dollars to RBI. RBI will then return 800 billion rupees. Now SBI will loan out these 800 billion rupees. Right? SBI will now loan out. SBI अपने बैंक में तो रखा नहीं रहेगा पैसा. They will loan this money out. This will have an effect of increasing the money supply in the economy. Did RBI intend that this $800 billion money supply should increase? No. This $800 billion rupee money supply increase is going to happen because Amazon wanted to invest in India.
नाउ आरबीआई मस्ट अब्सॉर्ब दिस एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। ये जो एक्सेस लिक्विडिटी हो गई है इसको अब्सॉर्ब करने की जरूरत अब है। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई विल नाउ इशू special type of open market operation bonds called market stabilization scheme bonds. People will buy these bonds. So RBI will sell these bonds. People will buy these bonds. When people buy these bonds, they will give money. This money will then get absorbed from the money supply. RBI will absorb the money back and the money supply will reduce. So it is a type of open market operations. Answer is A. Okay. With reference to Indian economy, consider the following: bank rate, OMO, public debt, public revenue. Which are the components of monetary policy? Fairly simple question. Public debt and public revenue are the components of fiscal policy, not monetary policy. So 3 and 4 are wrong. 1 and 2 are correct. Answer is 1 and 2 only. आगे देखते हैं. If Reserve Bank of India reduces the SLR by 50 basis points, which is likely to happen? वेरी सिंपल. यहाँ पर आपको एक दो कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ जिससे हम आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस देख लेंगे. तो लेट्स जस्ट सी द कॉन्सेप्ट्स वंस, फिर मनी सप्लाई के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम से रिवाइज कर लेते हैं. तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं मनी सप्लाई को. देखो हमें क्या पता है, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू एम नॉट. अब आरबीआई वांट्स टू चेंज द मनी सप्लाई, ईदर इट कैन चेंज मनी मल्टीप्लायर और इट कैन चेंज एम नॉट. What does money multiplier depend on? Money multiplier is inversely proportional to reserve deposit ratio. Reserve deposit ratio के दो पार्ट्स क्या होते हैं? CRR और SLR. Money multiplier is also inversely proportional to currency deposit ratio. Currency deposit ratio is a behavioral parameter, and this behavioral parameter is dependent on how much people have a banking habit. दूसरा ऑप्शन आरबीआई के पास क्या है? आरबीआई कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट हाई पावर्ड मनी और द मनी दैट इट मेक्स. यहाँ पर ऑप्शन है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का. इसको इम्पैक्ट करने के लिए आरबीआई के पास जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं वो बड़े क्लियर हैं. दे कैन हैव एसएलआर, दे कैन हैव सीआरआर इम्पैक्ट, दे कैन चेंज द रीपो रेट, रिवर्स रीपो रेट, ये सब जो आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में. देन दे कैन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन एमएसएफ, दे कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन एसडीएफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सिंपल कहानी है. अब इस कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं अगर, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं. When RBI reduces the SLR by 50 basis points, which of the following is likely to happen? RBI reduces SLR, मतलब RDR has gone down, मतलब money multiplier will go up, मतलब money supply in the economy should go up. इतना हमें पता है. अब ऑप्शन देख सकते हैं. इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली. अब ये ड्रास्टिकली वर्ड में यहाँ प्रॉब्लम है, राइट? जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है मनी सप्लाई इंक्रीज करने से, और होना चाहिए रादर. ऑफ कोर्स मेनी अदर फैक्टर्स आर डिपेंडेंट, बट इट शुड इंक्रीज बिकॉज जीडीपी ग्रोथ रेट हम कैसे देखते हैं? ऐसे यहाँ पे लिखते हैं एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे लिखते हैं एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सी आई जी एक्स माइनस एम. अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, इसका भी ग्राफ देख लेते हैं. दिस इज डिमांड ऑफ मनी, दिस इज सप्लाई ऑफ मनी. व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस? यहाँ पर लिखेंगे क्या? प्राइस ऑफ मनी. थोड़ा ढंग से बना देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए ध्यान से देख लेते हैं. इकोनॉमिक्स में सिर्फ प्राइस क्वांटिटी ग्राफ ही बनता है. तो प्राइस पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्राइस ऑफ मनी विच इज इंटरेस्ट रेट्स. नीचे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मनी. दिस इज ग्राफ फॉर डिमांड ऑफ मनी, दिस इज ग्राफ ऑफ सप्लाई ऑफ मनी. अगर मैं मनी सप्लाई इंक्रीज करके यहाँ तक पहुँचा दूँ, आई इंक्रीज द मनी सप्लाई, तो क्या होगा? अभी इंटरेस्ट रेट है इस पॉइंट पे, फिर इंटरेस्ट रेट हो जाएगा इस पॉइंट पे. इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल. व्हेन इंटरेस्ट रेट्स फॉल, व्हेन मनी सप्लाई इज इंक्रीज्ड, व्हाट हैपेंस? यहाँ पर कुछ है सी आई जी एक्स माइनस एम. कंजम्पशन इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस. When consumption and investment increases, this aggregate demand will move out here. अब ये भी खुद में प्राइस क्वांटिटी ग्राफ है, बट ये मैक्रो इकोनॉमिक ग्राफ है. तो इस ग्राफ में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? प्राइस लेवल्स. यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? आउटपुट.
Output in the economy is nothing but our GDP. तो when money supply is increased, सारा कुछ अब कनेक्ट हो जाएगा. When money supply is increased, interest rates fall. When interest rates fall, consumption and investment increase. Aggregate demand increases to reach this point. Price levels were earlier here. अब नया equilibrium यहाँ है. Price levels increase. So when money supply increases, interest rates fall. Price levels increase, leading to inflation. But output पहले यहाँ था. This was the earlier output. Now this is the output. Output also increases. So when money supply increases, interest rates fall, consumption increases, investment increases, aggregate demand increases, and the economy produces more output, leading to GDP growth. तो ये स्टेटमेंट सही है, बट ड्रास्टिकली स्टेटमेंट से बहुत प्रॉब्लम है, राइट? ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट्स का कट है. SLR ओनली बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 0.5 से कम किया है. आज अगर 18 है तो इसको हमने 17.5 कर दिया. ड्रास्टिक इंक्रीज से बहुत प्रॉब्लम है. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में bring more capital into our country. Not directly related. Scheduled commercial banks may cut their lending rates. अब scheduled commercial banks की lending rates कैसे decide होते हैं? पहले there was something called benchmark prime lending rate, फिर आया base rate, फिर आया MCLR, और अब MCLR से linked है external benchmarking. If money supply will increase, interest rates in the economy will fall. Ideally, scheduled commercial banks should cut their lending rates, but यहाँ पर भी may लिखा है because sometimes scheduled commercial banks don't have effective transmission of monetary policy. Correct answer is C. This makes the most sense. ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों ताकि अब आपको ये रटना ना पड़े. आगे देखते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स? ठीक है, to enable the central bank to control the amount of advances that banks can create, बिल्कुल. To make people's deposits with banks safe and liquid, बिल्कुल. अगर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, SLR या CLR की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो क्या होगा? people will deposit money in the bank will loan out everything. लोगों की डिपॉजिट सेफ ही नहीं रहेंगी. बैंक एनीवे हैज इंसेंटिव्स फॉर रिस्की लेंडिंग. तो ये भी सही है. टू प्रिवेंट कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स, ये जॉब नहीं है आरबीआई का. आरबीआई को बैंकिंग प्रॉफिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आरबीआई जस्ट वांट्स टू मेंटेन ट्रस्ट इन द इकोनॉमी. टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल, ये भी सही बात लग रही है. बट डू रीड द स्टेटमेंट अगेन. फोर्स द बैंक्स, sufficient vault cash, meet their day-to-day requirements. This is the thing that banks have to do themselves, right? This is something that banks have to do themselves. ये ऐसी चीज नहीं है जो हम RBI के थ्रू फोर्स करें. What is RBI's job? What is RBI's job? RBI's job is simply to ensure trust in the economy. One of the measures of that trust is that bank run should not happen. तो ये तो ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है. बैंक प्रॉफिट कमाए, इससे आरबीआई को कोई दिक्कत नहीं है. ट्रस्ट इन द इकोनॉमी, बैंक रन, ये सब नहीं होना चाहिए. देन फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट. आरबीआई को कोई लेना देना नहीं है कि आपके वॉल्ट में कितना कैश है. स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आर नॉट टू मीट योर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स. दीज आर टू एंश्योर दैट पीपल्स डिपॉजिट्स आर सेफ. तो आंसर हियर शुड बी बी. मनी मल्टीप्लायर इंक्रीजेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी हमने देखा था money multiplier is inversely proportional to reserve deposit ratio. Money multiplier is inversely proportional to currency deposit ratio. Currency deposit ratio क्या है? How much people keep money as cash divided by how much they keep as deposits, cash or currency. And this is generally seen as a behavioral parameter. ये एक behavioral parameter है. How people behave matters. ठीक है. अब behavioral parameter के अगर हम हिसाब से देखें, if people will deposit more, इसका मतलब their behavior is more of banking behavior, banking habit, है ना? If they will deposit more, this value will go up. If this value will go up, this overall number will go down. This overall number will go down. This number will go up. Increase in banking habit of the people. Simple. वही लॉजिक है जो एक चीज आपको पढ़ाई थी. सेम क्वेश्चन. आंसर इज सी. अब
Which one of the statements is correct regarding Monetary Policy Committee? It decides the RBI's benchmark interest rates. बिल्कुल. It is a 12-member body, including Governor of RBI, reconstituted every year. It is not a 12-member body, it is a 6-member body. Functions under the chairmanship of Union Finance Minister? No, ये भी बिल्कुल गलत है. It functions under the chairmanship of the RBI Governor. 1 is correct, 2 and 3 are wrong. Answer is 1 only. आगे चलते हैं. If RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following it would not do? Again, money supply is equal to money multiplier into M naught. Expansionist monetary policy would be increasing the money supply. तो मनी मल्टीप्लायर को इंक्रीज करना होगा. मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरडीआर. ये सेम बात हमें पता है. तो कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर. एसएलआर इज पार्ट ऑफ दिस इज एसएलआर एंड सीआरआर. आपने एसएलआर को कट कर दिया. यू रिड्यूस द एसएलआर, दैट मीन्स यू रिड्यूस द आरडीआर, दैट मीन्स यू इंक्रीज द मनी मल्टीप्लायर. तो ये तो आरबीआई करेगा एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में. कट द बैंक रेट एंड रिपो रेट, अगेन सेम लॉजिक, ये भी आरबीआई करेगा. इंक्रीज एमएसएफ रेट, इंक्रीज एमएसएफ रेट इज नॉट द राइट आंसर. ये आरबीआई नहीं करेगा. दिस आरबीआई वुड नॉट डू इफ इट वांटेड टू इंक्रीज द मनी सप्लाई. बाकी का तो लॉजिक जो एसएलआर का लॉजिक है वही यहाँ पर बैंक रेट और रिपो रेट का भी लॉजिक है ना. अब क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इट वुड नॉट डू. व्हाट वुड आरबीआई नॉट डू? इंक्रीज द एमएसएफ. तो आंसर शुड बी 2 ओनली. अब ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग गलतियां करते हैं. हमें आता सब है बट वी आर गोइंग टू मार्क देम रॉन्ग सिंपली बिकॉज वी डोंट रीड देम विद टाइम. और मैं मानता हूँ प्रीलिम्स में इतना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना इज नॉट ईजी, बट डू ट्राई. ये क्वेश्चंस गलत करके हम प्रीलिम्स से बाहर हो सकते हैं बिकॉज ये सबको आते हैं बट वी गेट देम रॉन्ग सिंपली बिकॉज वी डोंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड दिस इज कंफ्यूजिंगली फ्रेम्ड. और यूपीएससी का एक क्वेश्चन है कंफ्यूजिंगली फ्रेम्ड. आगे देखते हैं. With reference to inflation, which of the following statements is correct? Simple. Controlling inflation in India is responsibility of government of India only. No. RBI in India has no role in controlling inflation. ये भी नहीं. Decrease money circulation helps या increase money circulation helps. Although I know आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, but again let's not mug anything up. एक बार इसको रख लेते हैं ताकि हमें कोई डाउट ना हो. डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, या चलिए यहाँ की जगह यहाँ बना देते हैं सप्लाई ऑफ मनी. What happens when I decrease the supply of money? When I decrease the supply of money, what happens? ये पहले का इंटरेस्ट रेट था, ये नया इंटरेस्ट रेट है. Interest rates have increased. Interest rates have increased when I decrease the money supply. Interest rate increase होने से क्या होता है? Consumption goes down, investment goes down. ठीक है. अब वही ग्राफ बना लेते हैं जो पहले बनाया था. Price levels and output. एक सेकेंड. Price levels and output. Let's make the same graph. ठीक है. अब यहाँ देख लेते हैं क्या होने वाला है. Let's see what's going to happen now. यहाँ पर aggregate demand. This is aggregate demand curve. This is aggregate supply curve. Aggregate demand के 4 components हैं C, I, G, X minus M. आपने consumption कम कर दिया, investment कम कर दिया तो क्या होगा? Aggregate demand will fall. तो अब नया aggregate demand curve बनेगा यहाँ. Let's call this AD1. अब आराम से सब समझ आ जाएगा. This was earlier price level. So let's call this price level 1. अब ये नया price level है. Let's call this price level 2. Price levels in the economy have reduced. So inflation in the economy has been controlled. Inflation यही होता है, general increase in price levels. हमें inflation control करना था. Inflation control करने के लिए हमने क्या किया? We reduced the money supply, leading to increase in interest rates, leading to consumption decrease, investment decrease, fall in aggregate demand. And price levels went down. Simple. तो अब इस क्वेश्चन को आंसर करने में कोई दिक्कत ही नहीं है. दैट डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. आई नो वैसे भी याद करके किया जा सकता है बट इट्स बेटर टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट्स? सेम लॉजिक, सेम क्वेश्चन. मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम इन टू एम नॉट. अब जो भी चीज़ इस मनी सप्लाई को बढ़ा देगी, इसी लॉजिक से, ये जो लॉजिक हमने समझा है, सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अगेन. ये 2 ग्राफ्स के रिलेशन पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम इन टू एम नॉट. अब हम क्या करें जिससे मनी
मनी सप्लाई बढ़ जाए, या फिर हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दें। इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए आपको एग्रीगेट डिमांड को इधर लाना है। एग्रीगेट डिमांड कम करी थी हमने, तो प्राइस लेवल्स फॉल किए थे। अगर मैं एग्रीगेट डिमांड को यहाँ ले जाऊँ, इफ आई टेक एग्रीगेट डिमांड हेयर, AD2 कह देते हैं इसको, तो ओरिजिनल प्राइस लेवल PL1, और ये देखो अब नया प्राइस लेवल PL2। अब प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ। इफ आई इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, आई विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज बीन पुल्ड अप, राइट? यही होता है। तो अब देख लेते हैं। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, इससे तो नहीं होगा। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, दिस कैन कॉज इन्फ्लेशन, राइट? बिकॉज दिस विल इंक्रीज G. Borrowing from banks to finance a budget deficit, this also can cause inflation. This will also increase G. G is a component of aggregate demand. But अब देखो लास्ट, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। आप नया मनी प्रिंट कर दो। नया मनी प्रिंट करोगे तो मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी? मनी मल्टीप्लायर इनटू M नॉट। Huge increase in money supply will happen because you will increase it by M naught. You will multiply it by M, and that will be the increase in money supply. So huge increase will money supply will happen. मनी सप्लाई में इंक्रीज होगी तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट्स फॉल करेंगे। इंटरेस्ट रेट्स फॉल करेगा तो C भी बढ़ेगा, I भी बढ़ेगा। यही लॉजिक हम पहले देख रहे थे। तो आंसर हियर इज D. दिस इज एग्जैक्टली द केस ऑफ USA आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इस पे एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हो बाय द नेम ऑफ एज ऑफ इजी मनी। इट वॉज बाय द पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ये दिखाता है कि आज यूएस में इन्फ्लेशन क्यों है। आपको पता होगा यूएसए हैज पास्ड एन इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। दिस एग्जैक्ट रीजन, यूएसए में क्या हुआ था कि मनी मल्टीप्लायर बहुत कम हो गया था, तो उन्हें न्यू मनी प्रिंट करना पड़ा टू हैव हाई मनी सप्लाई टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन द इकोनॉमी आफ्टर द रिसेशन। बट आज मनी मल्टीप्लायर रिकवर किया तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई, एंड नाउ दे हैव टू पास थिंग्स लाइक द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। तो ये तब की कहानी है। डू वॉच दिस मूवी इफ यू हैव टाइम। वैसे पढ़ लो, जो बेसिक चीज़ थी मैंने आपको बता दी है। आंसर इज डी। अब इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अगेन सेम लॉजिक अभी हमने देखा ना, डिमांड पुल, डिमांड शुड बी पुल्ड अप। अगर ये सप्लाई कर्व यहाँ जाता तो हम कहते हैं कॉस्ट पुश, बिकॉज सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर डिमांड ऊपर जा रहा है, उससे इन्फ्लेशन हो रही है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब देख लेते हैं, जो भी चीज़ हमारी एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करेंगी, whatever affects the aggregate demand, that will cause demand pull inflation, that will lead to this। ये यहाँ से डिमांड कर्व यहाँ पहुँच जाएगा एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन विल हैपन, राइट? एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स देख लेते हैं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब मुझे बस डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड अगर पता है तो मुझे सारी बात पता चल जाएगी। अब अगर एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन करना है तो लेट्स लुक एट ऑप्शन 5, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। सेम लॉजिक हमने देखा, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट से क्या होता है? कंजम्पशन डाउन, इन्वेस्टमेंट डाउन, तो एग्रीगेट डिमांड विल फॉल। दिस विल नॉट कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आप सीधा 5 को एलिमिनेट भी कर सकते हो एंड यू कैन कम टू द आंसर 1, 2 एंड 4। बट बाकी भी देख लेते हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, बिल्कुल मनी सप्लाई इंक्रीज करोगे, कंजम्पशन इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, डिमांड पुल। फिस्कल स्टिमुलस, मतलब आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करोगे, you increase this, yes, it will lead to this। Inflation indexing of wages simply means that you maintain purchasing power at same levels। आप wages को wages को link कर रहे हो with inflation, but inflation indexing of wages does not cause a inflationary spiral in the economy because of the concept of fiscal drag and the concept of progressive taxation। The disposable income does not increase at that level। ये हमने देखा है। I mean, I've at least taught this and you should know this, एक काफ़ी important concept है। So third will not lead to this। Fourth is higher purchasing power। Higher purchasing power will mean that consumption has greater effects, right? You people have more power to purchase items, so more consumption, more aggregate demand, demand pull inflation। 1, 2 and 4 ऐसे भी देख सकते हैं। अब CPI नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये आपसे पहले पूछा था, कमेंट्स में बताना, और आगे PYQ भी है। आंसर इज लेबर ब्यूरो, नथिंग हियर टू थिंक अबाउट अलॉट। अब CPI WPI में कंपैरिजन, वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज हायर देन WPI। WPI does not capture changes in price of services which CPI does।
RBI has now adopted WPI as its key measure of inflation and decide on changing key policy rates. तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज हायर। बिल्कुल, वेटेज CPI तो सबसे बड़ा कंपोनेंट CPI का फूड ही है। इट इज अबाउट 45% इन CPI combined, if I remember correctly. WPI does not capture prices of services, ये भी बिल्कुल सही है, because services cannot be sold at wholesale level. आप सर्विसेज को होलसेल लेवल पे कैसे सेल करोगे? यू कांट सेल देम एट होलसेल लेवल। तो 1 इज ऑल्सो करेक्ट, 2 इज ऑल्सो करेक्ट। RBI हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एस की मेजर, एस ये बिल्कुल भी नहीं है। RBI का टारगेट क्या है? CPI कंबाइंड में एन इन्फ्लेशन बैंड ऑफ 4 ± 2%। आंसर इज 1 and 2 ओनली। आगे चलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ऑब्वियसली डायरेक्टली रिलेटेड टू बैंकिंग। ये क्वेश्चन में कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। एंड अब ये क्वेश्चन इतने सिंपल आते भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, है ना। काश ऐसे क्वेश्चन हमें भी मिलते, बट 2020 के बाद इस टाइप के क्वेश्चन आपको रेयर ही मिलेंगे। आगे चलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेंडिंग रेट, ये भी हम देख रहे थे। हाउ डू कमर्शियल बैंक्स लेंड? पहले था BPLR, ये कहानी मत सुनना, पहले सॉल्व कर लेना क्वेश्चन। बेस रेट, फिर MCLR, फिर यहाँ पर भी ट्रांसमिशन नहीं हुई तो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। MCLR को लाया क्यों गया? ट्रांसपेरेंसी इन द मेथोडोलॉजी फॉलोड, transparency in methodology followed by banks in determining interest rate on advances or loans, बिल्कुल। ensure availability of bank credit at interest rates that are fair to the borrowers as well as to the banks, banks को भी fair, borrowers को भी fair, both are correct, 1 and 2। correctly describes the meaning of legal tender money, legal tender, you will acceptability enforce acceptability of the money by law, acceptability by law. So nobody can say that they will refuse this money. So money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims, answer is B. Not included in the assets of a commercial bank. Commercial bank की assets और liabilities. Liabilities में major liability होती है deposit. Asset में major liability होती, major asset होता है loans and advances. Deposits are not assets. Directly easily solvable question. आगे चलते हैं, RBI is का governor is appointed by the central government. Okay. Certain provisions in the Constitution of India give central government right to issue directions to RBI in public interest. Okay. Governor of RBI draws his power from RBI Act. अब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जब भी आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट प्रीलिम्स में दिखे, सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको बहुत केयरफुली पढ़ना। मैं यहाँ पे कोई ये नहीं कहूँगा आपको लॉजिकल गेसिंग कर लो, रीड देम फेयरली केयरफुली, केयरफुली पढ़ना। क्यों? क्योंकि जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में इतने डिटेल्ड प्रोविजंस नहीं होते। दीज प्रोविजंस आर गिवन इन दी सेक्शन 7 ऑफ RBI एक्ट, सेक्शन 7 ऑफ RBI एक्ट में दिए हैं ये प्रोविजंस, not in the constitution. So you should get this, you should eliminate this, answer should be 1 and 3 only. आगे देखते हैं, which of the following is responsible for maintaining price stability? पता ही है हमें, सेम लिंक्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इजी है, we know it's RBI। बट वहाँ पर ना मैं आपको एक बात बताता हूँ इस क्वेश्चन को देख के, ये क्वेश्चन शायद आप में से कोई भी गलत नहीं करेगा, सबको पता है RBI का काम है इन्फ्लेशन कंट्रोल, बट व्हेन यू आर इन द प्रीलिम्स ना, तो ऐसे क्वेश्चन टाइप करने में भी योर हैंड्स विल शेक। सबको पता है ये आप गलत कर ही नहीं सकते, बट इवन सच क्वेश्चंस योर हैंड्स विल शेक। आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया, आपको डाउट होगा, आप खुद पे यू विल हैव टू लुक एट योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। दिस इज वाई नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस ऑन नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। नॉलेज मैटर्स। तभी मैं आपको इस सीरीज में भी कभी ये नहीं कहूँगा कि देखो ये स्टेटमेंट हमेशा गलत होती है। अब हाँ, इस टाइप की स्टेटमेंट है, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि लुक एट इट केयरफुली, ध्यान से देखना है स्टेटमेंट को, दैट इज़ फाइन। बट मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि दे आर ऑलवेज रॉन्ग, दीज आर ऑलवेज राइट। नॉलेज पे फोकस करते हैं, नॉलेज मैटर्स, बिकॉज प्री के दिन सिर्फ नॉलेज ही काम आती है, एवरीथिंग एल्स गोज फॉर अ टॉस। आगे देखते हैं, इफ़ यू विदड्रॉ 1 लाख रुपीज इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द immediate effect on aggregate money supply in the economy will be,
एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, लेट्स मेजर इट एज M3. M3 में क्या क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक, है ना. आपने क्या किया? डिमांड डिपॉजिट को माइनस कर दिया फ्रॉम 1 लाख, बट इसका मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ गई विद 1 लाख. अब आगे चल के इसके बहुत इफेक्ट्स होंगे, लेंडिंग वेंडिंग पे बहुत फर्क पड़ेगा, बट द इमीडिएट इफेक्ट इज व्हाट? Immediate effect is you leave it unchanged. Basel III Accord. Basel III is basic in often seen in the news, seeks to do what? पढ़ लीजिए क्वेश्चन, पॉज कर लीजिए, try to find the answer. Basel III or Basel norms had come directly because they wanted the banks to have only two things. One, strength, and two, banks should share risks in lending. इसकी वजह से बासल अकॉर्ड्स आए थे. अब ये क्वेश्चंस तो बहुत आसान है. बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस, मीनिंग बैंक शुड हैव स्ट्रेंथ. इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज द डिपॉजिटर्स रिस्क ऑफ लेंडिंग, क्योंकि जब बैंक लेंडिंग करता है, व्हेन बैंक डज लेंडिंग टू समवन, दे आर एक्चुअली लेंडिंग द डिपॉजिटर्स मनी. पैसा वापस नहीं आया तो हुज प्रॉब्लम इज इट? इट इज द डिपॉजिटर्स प्रॉब्लम. अल्टीमेटली तो डिपॉजिटर की मनी है. बैंक शुड शेयर रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ बैंक शुड इंक्रीज. इसके लिए बासल आया था. अब देर इज ऑल्सो अ बासल कन्वेंशन. ये एनवायरनमेंट में वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट बासल कन्वेंशन भी एक चीज है. अब ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, व्हाट इज बासल कन्वेंशन, किस चीज से लिंक्ड है. एक बात बताओ, मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो राइट दैट इन द कमेंट्स एंड प्लीज कीप पॉजिंग द वीडियो एंड सॉल्विंग. ठीक है, अगर आप सिर्फ ऐसे देख रहे हो ना कि चलो 31 क्वेश्चन हो गए हैं, 19 और क्वेश्चन बचे हैं, 19-20 और क्वेश्चन बचे हैं, अगर आप ऐसे देख रहे हो ना कि मजे मजे में चलो देखते रहते हैं वगैरह, कोई फायदा नहीं होगा. ट्रस्ट मी, पॉज एवरी वीडियो, एवरी क्वेश्चन जैसे ही दिखे, जैसे ही मैं स्क्रॉल करूं क्वेश्चन आए, पहले पॉज करो, ट्राई टू सॉल्व. आई नो थोड़ा टीडियस एक्सरसाइज है, बट दैट इज द बेस्ट वे वी कैन डू इट हियर, है ना. प्लीज पॉज एवरी क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, तभी आपको इस सीरीज का फायदा होगा. चलिए लेट्स कंटिन्यू. नेक्स्ट, capital adequacy ratio is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if account holders fail to repay dues. बिल्कुल, capital adequacy ratio is calculated on the basis of risk weighted assets. Capital is the bank's own money, how much own money the bank has to set aside relative to its risk weighted assets. So this statement is correct. This is what calculates the capital adequacy ratio. Decided by each individual bank. अगर बैंक ने खुद ही डिसाइड करना होता तो बैंक जीरो ही कर देता कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को. It is decided by the Basel norms and Basel norms are implemented in India by the RBI. तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है. फर्स्ट इज करेक्ट. आंसर इज वन ओनली. आगे चलते हैं. फैसिलिटी और फैसिलिटीज द बेनिफिशियरीज कैन गेट फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंक साथी इन ब्रांचलेस एरियाज. अब बैंक की रीच इज लिमिटेड बाय द ब्रांचेस. तो जहां ब्रांच नहीं है, जो ब्रांचलेस एरिया है, वहां पर बैंक अपॉइंट्स अ कॉरेस्पॉन्डेंट और अ बैंक साथी. he will basically go to, let's say कोई rural area है, he will go to various houses of people and contact with them and he will give them all the facilities of the bank. So if the beneficiaries want to draw their subsidies and social security benefits जो उनके बैंक अकाउंट में आए, ये भी वो कर सकते हैं. They can also make deposits and withdrawals through him. Basically बैंक क्या कह रहा है कि आपको ब्रांच आने की जरूरत नहीं है, हम ब्रांच से एक बंदा भेज देते हैं who will do all of your job. So both 1 and 2 are correct. आगे देखते हैं. Credit rating agencies are regulated by RBI. Rating agency popularly known as ICRA is public limited company. Brickwork Ratings is Indian credit agency. अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें बहुत मिलते हैं. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. अब इन ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देखो. What do these options mean? This means that at max one statement can be wrong. मैक्स क्या होगा कि एक स्टेटमेंट गलत होगी. ठीक है. अदरवाइज ऑल आर करेक्ट.
अब ये सिर्फ ऑप्शन एनालिसिस है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही स्टेटमेंट गलत होती है, बट ऑप्शन पैटर्न से ये चीज़ तो हम लॉजिकली डिड्यूस कर सकते हैं। जहाँ ऐसा ऑप्शन पैटर्न है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि या तो एक स्टेटमेंट गलत है या सारे ही करेक्ट होंगे। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करने का काम आरबीआई का तो नहीं है। किसका है काम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करने का? ये आप बताओगे मुझे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आंसर विल बी 2 and 3 ओनली। अब ये मैंने क्यों बताया आपको? व्हेन वी हैव अ टाइम शॉर्टेज, व्हेन वी हैव अ टाइम शॉर्टेज, तब ऐसे क्वेश्चंस में हम ये चीज़ें कर सकते हैं। स्टेटमेंट के लॉजिकल गेसिंग मत जाओ, बट ये तो देख ही सकते हैं ना कि इस ऑप्शन पैटर्न पे क्या दिख रहा है। आंसर इज 2 and 3। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट कौन करता है, ये आप मुझे बताओगे। बैंक बोर्ड ब्यूरो, बहुत क्वेश्चंस आए हैं इससे, ठीक है, देखते हैं। गवर्नर ऑफ आरबीआई इज चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। ओके जी। बैंक बोर्ड ब्यूरो recommends the selection of heads for public sector banks, helps public sector banks in developing strategies and capital raising plans. First statement is incorrect. आरबीआई के गवर्नर बीबीबी के चेयरमैन नहीं है और नहीं होने भी चाहिए। बैंक बोर्ड ब्यूरो का आइडिया एक्चुअली केम व्हेन द गवर्नमेंट वांटेड टू मेक अ बैंक होल्डिंग कंपनी टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब इस बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस कर दिया गया है विद अ न्यू बॉडी। अब इस न्यू बॉडी का नाम क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, आंसर हियर इज बी। फर्स्ट स्टेटमेंट वाज नॉट करेक्ट। अब ये देखो, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर अपॉइंटेड बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो। डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन, यहीं पे पूछा था, रेकमेंड्स द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जब आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन 2016 का है और 2019 में सेम क्वेश्चन केम अगेन। चेयरमैन ऑफ पीएसबी सिलेक्टेड बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो अच्छे से पढ़ना है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के पीछे का लॉजिक, व्हाई डिड द गवर्नमेंट वांट टू मेक अ बैंक होल्डिंग कंपनी, क्यों बनानी थी, हाउ इज दिस कनेक्टेड टू द प्रॉब्लम दैट वी फेस ड्यूरिंग नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, दिस यू नीड टू नो। एंड व्हाट इज द न्यू बॉडी कॉल्ड, जो नई बॉडी है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यहाँ पर एक बैंक था पीएमसी बैंक, बहुत मेजर स्कैम हुआ था यहाँ पे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में। पीपल वर नॉट अलाउड टू विड्रॉ देयर ओन डिपॉजिट्स। इस टाइम पे डिसाइड किया गया था कि ये रेगुलेशन जो है ये आरबीआई के हाथ में देते हैं। लेट्स नॉट कीप दिस रेगुलेशन इन द हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये हट गया यहाँ से, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ऑल्दो एलिमिनेशन से तो यहीं पर भी आ सकते हैं, बट फिर भी विल लुक एट द अदर स्टेटमेंट्स ऑल्सो। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ऑफ कोर्स। अब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में फ़र्क क्या होता है भाई, ये आप मुझे बताना। ब्रॉट अंडर परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थ्रू एन अमेंडमेंट, बिल्कुल सही, आंसर इज 2 and 3 ओनली। आगे चलते हैं। Establishment of payment banks in India is being allowed to promote financial inclusion. Which of the following is or are correct in this exam? In this, अब वैसे तो ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट अंडरस्टैंड, ये बात हम शायद नहीं पढ़ते कि पेमेंट बैंक को लाया क्यों गया, वाई वर दे ब्रॉट। दो तरह के बैंक्स हैं, एक है यूनिवर्सल बैंक, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें बैंक के सारे फंक्शंस दिए हैं, उसमें एक टाइप ऑफ बैंक है यूनिवर्सल बैंक विच विल परफॉर्म ऑल फंक्शंस। एक टाइप ऑफ बैंक्स हैं डिफरेंशियल बैंक्स, डिफरेंशियल बैंक्स विल नॉट परफॉर्म ऑल फंक्शंस, तो इन पे रेगुलेशंस थोड़ी कम रखेंगे। अब जिस टाइम पे पेमेंट बैंक्स इंडिया में आए, ये देखा गया था कि इंडिया का जो पेमेंट्स आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा ख़राब है। एनईएफटी और आरटीजीएस में कॉस्ट ज़्यादा थी, मनी ऑर्डर भेजना पड़ता था माइग्रेंट वर्कर्स को, उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा थी, उसमें कंप्लायंस भी लगती थी। तो वी विल सेट अप अ बैंक दैट विल ओनली डू द जॉब ऑफ पेमेंट्स, नेम एज पेमेंट्स बैंक। We will also set up a bank that gives loans to small clients. It will perform all functions, but only give loans to or majorly give loan to small, borrowers, small finance bank. अब पेमेंट्स बैंक को क्यों लाया गया? उन्हें कहा गया कि देखो आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करो, यू आर अ बैंक, यू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड यू हेल्प पीपल थ्रू दीज डिपॉजिट्स मेक पेमेंट्स। तो क्या ये बैंक लेंडिंग करेगा? विल दिस लेंड? ये तो काम ही नहीं है ना बैंक का, दैट इज वाई इट्स अ डिफरेंशियल बैंक। अब आंसर देख लेते हैं। When you want to make a bank that is going to help people in payments, तो आप क्या चाहोगे कि सबके पास ये बैंक पहुंचे? तो you will want people with high reach to open this bank.
तो मोबाइल टेलीफोन कंपनी, सुपरमार्केट चेन्स, बिल्कुल 1 इज करेक्ट, आप इनको बोलोगे। सेकंड, इशू बोथ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड इज सिंपली अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन ना, बट आप लोन तो नहीं करवाना चाहते ना पेमेंट बैंक से, आपका वो पर्पस ही नहीं था। रिमूव द सेकंड स्टेटमेंट। कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल सही, तो आंसर शुड बी 1 and 3 ओनली। आगे चल लेते हैं, कोर बैंकिंग सोल्यूशंस। कोर बैंकिंग सोल्यूशंस क्या होता है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ढंग से ही बता देता हूँ आपको कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन में देखते हैं क्या होता है। आई एम अ पर्सन हियर, दिस इज अ बैंक, इस बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। एक ऑप्शन क्या है कि आई गो टू दिस ब्रांच, आई ओपन माई अकाउंट। अब मुझे बैंक बोले कि आपका इसी ब्रांच में जो है सारा अकाउंट है, आपने यहीं पे पैसे डिपॉजिट किए हैं। इफ़ यू वांट टू ऑपरेट योर अकाउंट यू मस्ट गो टू दिस ब्रांच एवरी सिंगल टाइम। देयरफॉर नाउ आई एम अ कस्टमर ऑफ द ब्रांच। मैं बैंक का कस्टमर नहीं हूँ टेक्निकली, मुझे हर बार ब्रांच जाना है। दूसरा तरीका है कि बैंक क्या करे कि अपनी सारी ब्रांचेस का डेटा एक जगह पर सेंट्रलाइज कर ले और यहाँ से सबको उनको एक्सेस भी करने दे। तो अब मान लीजिए कल को मैं इस ब्रांच के पास खड़ा हूँ, दिस branch can just access this central system and find out my data, and I can access my account through this branch also. This system is known as core banking solution. इससे क्या होगा? ब्रांचलेस बैंकिंग होगी, यू विल बिकम अ कस्टमर ऑफ द बैंक, नॉट अ कस्टमर ऑफ द ब्रांच। अब देख लेते हैं, नेटवर्क ऑफ बैंक्स ब्रांचेस विच enables customers to operate their accounts from any branch of the bank, correct. Effort to increase RBI's control over commercial banks through excessive computerization, बिल्कुल भी नहीं। Detailed procedure by which bank with huge NPAs is taken over by another bank, बिल्कुल भी नहीं। आंसर होगा 1 ओनली। आगे चलते हैं, पर्पस ऑफ सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक, हमने देख ही लिया ये तो। स्मॉल फाइनेंस बैंक आर कॉल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक बिकॉज दे विल गिव लोन्स टू small customers or people who have demand for small loans. They can do all purpose, they can do all functions of a bank, but small customers only. Supply credit to small business, yes. Supply credit to small and marginal farmers, yes. Encourage young entrepreneurs to set up businesses, particularly in rural areas. This is not correct. ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है स्मॉल फाइनेंस बैंक के पर्पस में, तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। एंड अगेन सी सेम पैटर्न, ईदर वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग और ऑल आर करेक्ट। तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। अब पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया, ऑल्दो ये क्वेश्चन अब उतना रेलिवेंट नहीं है बिकॉज द डेटा हैज चेंज्ड, बट स्टिल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई एंड सॉल्व। कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड। स्टेडली इंक्रीज जहां भी आपको दिखे, अगेन वॉच इट थ्रू एंड लुक एट इट केयरफुली ओनली इफ यू आर श्योर। स्टेडली इंक्रीज मीन्स every year the amount of capital the bank that has been infused into public sector banks by government has increased. अब हर साल का इंक्रीज का हम श्योर जनरली नहीं हो पाते हैं, देयरफॉर एटलीस्ट लुक एट दिस ऑप्शन विद केयर। ध्यान से देखना है इस ऑप्शन को, कई बार ये ऑप्शन गलत भी होता है, जैसे यहाँ पर भी ये ऑप्शन गलत है, बट अगेन लुक एट इट केयरफुली, ध्यान से। इफ यू नो द डेटा, ग्रेट। Put PSB in order. Merger of associate banks with parent SBI has been affected. This is absolutely correct. Answer is 2 only. But this question is not that relevant now. आगे देखते हैं, Central Bank's function of lender of last resort. Lender of last resort किसके लिए है? It is lender of last resort for whom? यही पूछा है यहाँ पे. I hope you have tried and solved. Providing liquidity to banks having temporary crisis. This is correct. When there is a liquidity crunch, there is a liquidity adjustment facility that RBI offers. But lending to trade and industry bodies when they fail to borrow, no. Lending to governments to finance budgetary deficit, this was stopped after the Ways and Means Advances Agreement between the government of India and the RBI in 1997. इस agreement के बाद ही the logical conclusion of Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act came. This is not correct. Answer here is 2 only. अब देखते हैं, NPCI helps in promoting financial inclusion. बिल्कुल। NPCI has launched रुपए, बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं आते लेकिन, राइट, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। तब रुपए वाज न्यू,
नाउ एवरीवन नोज अबाउट रुपए, तो ऐसे क्वेश्चन अब नहीं मिलेंगे आपको। अब सर्विस एरिया अप्रोच वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, आई होप आपको इसका आंसर पता हो। व्हाट हैपेंड इन द लीड बैंक स्कीम? इन इंडियाज जर्नी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने कहा दैट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वी विल अपॉइंट अ लीड बैंक, दिस बैंक विल मेक प्लान्स फॉर financial inclusion of this district. Answer here is B. So every area, service area approach, every area was designated. For each area there was one particular bank who would service it. Aage. Which of the following links all ATMs in India? Again NPCI through its switch. Again old news. Now these questions are not asked, but anyway. आगे देखते हैं. Priority sector lending by banks in India constitutes lending to. You will identify certain priority sectors and you will give a positive credit rationing system. पॉजिटिव क्रेडिट कंट्रोल कि आपको इन सेक्टर्स में तो लेंड करना ही है. तो एग्रीकल्चर यस, माइक्रो स्मॉल यस, वीकर सेक्शंस यस. आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. अगेन ऐसे क्वेश्चंस की प्रिविलेज अब हमें नहीं मिलेगी. विच आर द फॉलोइंग ग्रांट्स और ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस, डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउसहोल्ड्स? RRBs, NABARD, Land Development Banks. NABARD was set up under after the recommendations of B. Sivarman Committee. B. Sivarman Committee ने क्या कहा था? We need a new committee, a new entity for refinance of rural agencies. That's its job. NABARD does not do direct lending. Answer here is B. अब RBI regulates commercial bank in the matters of, basically in all matters. Liquidity of assets, yes. Branch expansion, yes. Merger, yes. Winding up, yes. Answer is D. Winding up का meaning जिसको ना पता हो, winding up means simply closure. Wind up this video because we are getting bored. It's been more than 1 hour. I will just wind up in a bit. 3 क्वेश्चन ही रह गए हैं. If interest rate is decreased, what will it cause? Same question. Interest rate decreases, consumption increases, investment increases, aggregate demand increases. Decrease the consumption expenditure? Nope. Increase tax collection? Maybe, let's see, but no. Increase the investment expenditure? Yes, direct impact. Tax collection पे impact हो सकता है interest rate decrease का, but again many factors will have an impact. Increase total savings? No. When consumption will increase, people will spend more, save less. Answer is directly C, increase in investment expenditure. Same logic. उस एक logic पे देख लो कितने questions आए हैं. Supply of money remaining same when there is an increase in demand for money. सोचने की बात ही नहीं है, बस एक ग्राफ बनाना है. Price of money and quantity of money. Price of money is known as interest rates. एक ग्राफ बनाते हैं डिमांड ऑफ मनी, DM. एक बनाते हैं सप्लाई ऑफ मनी, SM. सप्लाई ऑफ मनी इज परफेक्टली इनइलास्टिक बिकॉज RBI डिसाइड करता है. लेट्स इंक्रीज द डिमांड ऑफ मनी, इसको बढ़ा देते हैं. अब यहाँ हो जाएगी डिमांड ऑफ मनी. पहले इंटरेस्ट रेट यहाँ था, अब इंटरेस्ट रेट यहाँ है. राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. B is the correct answer. Consider the following liquid assets. Correct sequence of these in decreasing order of liquidity. यहाँ पर करते हैं हम गलतियाँ, आता सबको होगा ये. डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स मोस्ट लिक्विड फर्स्ट. सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है? करेंसी इज द मोस्ट लिक्विड. लीस्ट लिक्विड कौन सा है? टाइम डिपॉजिट्स आर लीस्ट लिक्विड. तो 4 should come first, 2 should come at the end, 4 should come first, 2 should come at the end. Answer is D. है ना? डन. चलिए, इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, अगर आपने यहाँ तक एक बारी में देखा, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू. अमेजिंग जॉब. एंड जस्ट राइट इन द कमेंट्स दैट आई वॉच्ड इट टिल द एंड. एंड आई मीन बहुत फोकस चाहिए यार ये काम करने के लिए. अगर आपने कर लिया है, अमेजिंग जॉब. आई होप दिस हेल्प्ड. आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज नेक्स्ट थर्सडे. जो भी एक्सपीरियंस रहा प्लीज़ बताना. सी यू नेक्स्ट थर्सडे. अगेन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट थर्सडे. ऐसे ही 1 घंटे की वीडियो में 40-50 क्वेश्चंस कर लेंगे. ऑलराइट, सी यू, बाय बाय.